जो है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी। हमारे साथ मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मैं फैसल क्यूम हूँ और मैं जो है ना वो यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है ना वो ये है कि मैंने अच्छा पढ़ना है और मैंने अच्छा पढ़ाना है और मैंने जो है ना वो नॉलेज ट्रांसफ़र करना है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ये वाली भी आती हैं कि जब नॉलेज ट्रांसफ़र करने की बात आती है ना, तो कहाँ बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा नॉलेज इनफ नहीं होता। तो वहाँ पे टीचिंग में हमेशा से ये वाली चीज़ रही है कि आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करो जिनको अच्छा उस फील्ड का, उस जगह का पता है और वो आपको अपने एक्सपीरियंस से अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बात हुई फैकल्टी 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं TU फ्राइबर के, उनमें जब वो पढ़ने आते हैं, तो और उनकी उनकी जो एक्चुअल जॉब्स हैं मार्केट में और फिर उनको लेना कैसे है और उसके सारी डिटेल्स हैं, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस वजह से मुझे लगता है कि कैसर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हमने जो है ना फिर कैसर को इन्वाइट किया ये टॉपिक। तो कैसर जो है वो बहुत एक एक्सपीरियंस्ड, अब तो कैसर डिज़ाइन इंजीनियर पे शिफ्ट हो गया है, जो डेंसर इंटरनेशनल में काम कर रहा है, जो बड़ी लीडिंग कंपनी है जो जियो सिंथेटिक सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रही है ना। परेशान है ये लोग। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, वो अली लोग। हाँ, तो और उसके अभी जो है ना, क्योंकि और यहाँ तक पहुँचते हुए कैसर ने बहुत सारी दरम्यान में डिफरेंट जॉब स्विच की हैं, अप्लाई की हैं, बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं ऑन वेरी डिफरेंट लेवल्स। और मेरा ये ख्याल है कि जहाँ से हम शुरू हुए थे, जब कैसर ने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की, उसको शुरू में जब वो इंटर्नशिप या एज ए क्या कहते थे कैसर उसको, प्रैक्टिकंट, हाँ प्रैक्टिकंट जॉब मिली थी और फिर उससे पहले वो भी नहीं मिलती थी और फिर इंटरव्यूज की कॉल आ रही थी और फिर ऑन एंड ऑन ना। तो वो जो एक पूरे का पूरा सफर तय किया, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी नए स्टूडेंट के लिए जो फील्ड में इन होना चाहता है ना। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है ना वो हमने ऐसे किया और उसका जो है ना वो मकसद ये है कि कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और हमने वो जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे ताकि हम जो है ना वो उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। कैसे थोड़ा सा तुम जब जर्मनी आए थे तो क्या ख्याल था तुम्हारा जर्मनी के बारे में, स्टडी प्रोग्राम क्या था, कैसे चले, फिर अच्छे डिसीजंस क्या थे, गलत डिसीजंस क्या थे, और क्विकली थोड़ी सी अपनी स्टोरी रीकैप करो, फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं ना। ठीक है। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैसल भाई का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया और मुनासिब समझा मुझे यहाँ पे बोलने का। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके तहत मैं जो है ना कुछ जो नए बच्चे हैं जो बेसिकली जो जॉब हंट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको उस बारे में थोड़ा बहुत गाइड करूंगा और शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम कैसर है और मैं अभी करंटली एज ए डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहा हूँ टेंसर इंटरनेशनल बोन में। तो मैंने बैचलर किया है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में UT लाहौर से, पाकिस्तान से, और 2017 में मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे जर्मनी आया। यहाँ से मैंने मास्टर किया है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में TU फ्राइबर्ग से, और उसके बाद ये है कि मैं जहाँ पर कर रहा हूँ। तो जर्मनी आने पे जो सबसे क्या कहते हैं, जर्मनी आके सबसे जो बड़ी परेशानी थी या जो बड़ी सबसे चैलेंज था मेरे लिए, वो लैंग्वेज था, लैंग्वेज बैरियर का था। तो उसको टैकल करने के लिए ये है कि मैंने टाइम पे जर्मन सीख ली। तो मेरे कुछ फैमिली मेंबर वो ऑलरेडी जर्मनी में थे, तो उनकी गाइडेंस के थ्रू ये है कि मैं जल्दी ये कर पाया। तो इसलिए कोई भी जो लोग आते हैं, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ और ये एडवाइस देता हूँ कि अगर जर्मनी में आप रहना चाहते हैं और यहाँ पे अपना कैरियर परसू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है जर्मन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और सीखें।
तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ा टफ था, लेकिन ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत मोटिवेशन हो तो मेरे ख्याल से ये जो जर्मन लैंग्वेज है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप सीख सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्किल है तो आप यहाँ पे कोई भी फील्ड हो उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। सर यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, ये सब कहते हैं कि जर्मन सीखनी चाहिए ना, एक जल्दी से क्विकली इन 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 2 और 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिकल टिप्स के जर्मन सीखनी है तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, टूल्स या पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि जो है ना वो एक्चुअली जो बंदा फ्राइबर्ग में है, TU फ्राइबर्ग में पढ़ रहा है कोर्स, साथ उसके पेपर भी हैं, साथ उसने पार्ट टाइम जॉब करनी है, क्या करे कि वो लैंग्वेज जल्दी सीख लेना? तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग आते हैं, सबको पता है जर्मन सीखनी तो है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 1-2 साल में बहुत अच्छी सीख जाते हैं, कुछ हैं जो 4-5 साल बाद भी देखो तो वो नहीं सीख पाते। सबसे जो इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन आपकी। अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो आपको पता है कि आपने कोई जो है ना टारगेट सेट करने हैं कि मैंने जी 6 महीने में जो है ना A2 तक करना है। उसको कैसे करना है वो आपने देखना हो, क्योंकि आप जाहिर बात है आप स्टडी कर रहे हैं, आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप एग्जाम्स हैं या पार्ट टाइम जॉब्स हैं, तो उसको आपने किसी तरीके टाइम निकालना है। सबसे जो बेहतरीन इसका सोल्यूशन वो ये है कि आप लैंग्वेज कोर्स करें। ये नहीं कि वो किसी ने बोला कि जी जर्मन मूवीज देखो तो आपको जर्मन आ जाएगी, वो फिर वो क्या करते हैं, हम जैसे लोग वो जर्मन मूवीज को भी पंजाबी में या उर्दू में वो देख रहे होते हैं, तो वो उससे बंदा वो नहीं सीख पाता। तो सबसे जो बेसिक जो चीज या सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप लैंग्वेज कोर्स करें। अब वो कोर्स कौन सा हो सकता है, आप अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है उधर से देख सकते हैं, या अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे कुछ देखें आसपास कोई लैंग्वेज स्कूल हो जहाँ से आप कोई लैंग्वेज कोर्स कर सकें। अगर नहीं तो कोई ऑनलाइन इतने सारे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई ट्यूटर्स होते हैं, प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं, उनसे सीख सकते हैं। उससे ये होता है कि आप टाइम बचा सकते हैं और आपका जो कोर्स है वो जल्दी सीख सकते हैं। तो कोर्स अगर आप कोई करेंगे तो वो डेफिनेटली कोई अच्छा वो पैटर्न एक होता है स्पेसिफिक, और आप उसके थ्रू वोकैबुलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, तो उसको लेके उसके बाद फिर प्रैक्टिस आती है। अगर आप थोड़ी बहुत आपके पास है ऑलरेडी वोकैबुलरी, उसको फिर प्रैक्टिस आप लैंग्वेज बोलना सीखते हो, थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस करते हो, फिर मजीद सीखते हो, तो इस तरह आप एक लैंग्वेज पे आस्ता आस्ता आगे आते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अगर इसको थोड़ा समराइज करूँ ना, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो शुरू वाला टाइम है ना लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का, A1 से B1 तक जाने वाला, तो वो कैसे के अगर मैं बातों को समराइज करूँ तो वो ये है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में घुसो, यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्राम में टाइम जाया ना करो, A1.1 में 6 महीने, फिर A1.2 में 6 महीने, फिर A2.1 में 6 महीने, फिर A2.2 में 6 महीने, किसी इंटेंसिव प्रोग्राम में घुसो, थोड़े से पैसे लगाओ और 3 से 6 महीने के अंदर B1 पास होना चाहिए। मतलब मेरा ख्याल है कि इतनी देर ही लगती है। जब वो पास हो जाता है ना, लैंग्वेज फिर भी नहीं आती, लेकिन वो जो कैसर वाली बात है ना, ग्रामर आपकी ठीक हो जाती है, बेसिक वोकैबुलरी आ जाती है, फिर जाकर रह जाता है बोल के जल्दी जल्दी जबान पे चढ़ाने वाला ना। फिर ये चीज आती है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी दुकान में घुस रहे हो, ऑफिस में घुस रहे हो। मैंने कैसर को भी देखा, मैं और भी लोगों को देखता हूँ। सीखने वाला वो है जो फिर उसके ऊपर ओवरकम करके फटाफट उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। शुरू में गलत बोलता है, करता है, कोशिश करता है, फिर वो जल्दी जल्दी उसमें ओवरकम कर लेता है ना। चलो लैंग्वेज हो गई, हम इसको बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाली साइड पे नहीं लेके जाएंगे, हम इसको यहाँ पे 1-2 सवाल कोई करना चाहता है शायद, ये हाँ AL अली, हाँ इनको अलाउ करें, हाँ हाँ मतलब करो, उनको बोले। सवाल। जी अली भाई, आपका सवाल क्या है, आप कर सकते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। पहले तो कैसर भाई, आपसे एक सवाल था यार, मुझे लैंग्वेज का बात हो रही थी कि लैंग्वेज इस तरह सीखें वगैरह। अब जो स्टूडेंट नहीं रहे या जो जॉब कर रहे हैं वो किस तरह अपना लैंग्वेज को बेटर करें। हाँ, वर्क इन्वायरमेंट जर्मन है, सब कुछ है, मगर वो B1 या B2 या C1 तक जाना चाह रहे हैं, प्रॉपर कोर्स करें, तो वो टाइम मैनेजमेंट और वो चीजें नहीं हो पा रही हैं उसको। तो वो थोड़ा सा इसको जरा बता सकते हैं थोड़ा सा। वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा सवाल है। खास करके जो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं तो और यहाँ उनकी फैमिली भी है, तो वो टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अगर आपका छोटा लेवल या इंटरमीडिएट लेवल है जर्मन का, तो और आप समझते हो कि मैं जर्मन जॉब भी करता हूँ,
जॉब पे जर्मन भी बोलता हूँ तो नहीं इम्प्रूव होती। उसकी वजह ये होती है कि आप, क्योंकि आपका लेवल इतना इस तरह का होता है कि आप वो रोजाना की बेसिस पे वो एक लिमिटेड सा कह लो कि होता है, वो बस बोलते जर्मन और मतलब मजीद नहीं वो करते। तो उसके लिए आपको मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर आपके पास टाइम, जाहिर बात है आपने लैंग्वेज सीखने टाइम तो आपको करना होगा मैंने, तो आप डेली का अगर 1 से 2 घंटे, सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा नहीं, कोई 24 घंटों में 1 घंटा अगर आप निकाल सकते हैं तो वो बहुत होता है। चाहे वो अगर आप कोर्स वगैरह नहीं कर सकते, आप वो आपका शेड्यूल वो मैच नहीं करता है जो भी है, तो एक किताब ले लें। अगर आप कहते हो मेरा B1 A2 लेवल है तो B1 की किताब ले लें, ठीक है, अपने डेली बेसिस पे 1 घंटा लगा लें उसको, ठीक है, चैप्टर बने हुए हैं 1 घंटा लगा लें और उसको उसी पे फोकस करें और अगले दिन जा और इसको रेगुलर करें। ये नहीं कि एक दिन किया और उसके बाद महीना जो है ना कुछ नहीं किया, तो वो नहीं। इसको रेगुलरली और कंटिन्यूसली अगर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके भी, तो वो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, अभी इसको अल्लाह आपको भी क्वेश्चन था। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी जिस तरह हमने B1 की है, लेकिन वो ग्रामर बंदा एट अ टाइम जो है वो भूल जाता है, तो अब उसको जो है दोबारा उसके लिए मतलब, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ग्रामर को जहन में रख के सेंटेंस बनाए और फिर जब बोलने की कोशिश करें तो वो ग्रामर बंदा भूल जाता है जल्दी और वो मुश्किल होता है। तो अब सीखने के लिए यही चीज़ें हैं कि आप डेली जो है कुछ सेंटेंसेस मेमोराइज कर लो, जिस तरह हम डेली लाइफ पे जो बोलते हैं उर्दू में हम बात करते हैं, तो फिर उसको ट्रांसलेट करके जर्मन में फिर उसको मेमोराइज करो, तो एक रट्टे वाला सिस्टम करके डेवलप करते जाओ, या फिर ग्रामर के थ्रू ही मतलब बनता जाए। जी बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं भी जब शुरू में आया था तो मैं भी ये करता था, ट्रांसलेट किया और उसको ये फिगर याद कर लिया, अच्छा इसको क्या कहते हैं वो याद कर लिया, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो जो आप कोर्स करते हो जहाँ से वोकैबुलरी या ग्रामर सीखते हो, बेसिकली वो फार्मूला है किस्म का, ठीक है, वो आप मेमोराइज, हाँ फार्मूला आपके जेहन में होगा, स्ट्रक्चर आपके जेहन में है। अब उसको कैसे डेली रोजमर्रा की जो आप बोलचाल है उसमें कैसे लाना है, वो एक ही चीज से आती है, वो है प्रैक्टिस। एक दफा बोलोगे गलत बोलोगे, आपने फिक्रा गलत बनाया। और दूसरी ये चीज प्रैक्टिस किसके साथ, मतलब अगर आप हैं और एक और पाकिस्तानी एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको जर्मन बहुत अच्छी नहीं आती, आप उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि ये सही बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। तो वो भी, अगर हो सकता है कि आप कुछ बोलो और वो आपसे सीखे तो वो भी गलत बोलेगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मैं ये बोलूंगा नेटिव जो जर्मन है या जिसकी बहुत अच्छी जर्मन है या कोई नेटिव, मैं तो नेटिव का ही बोलूंगा, उससे प्रैक्टिस करें। और एक दफा गलत, या उसको बोल दें कि मैं आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, अगर मैं गलती करूँ तो एक दफा बता दो, तो वो फिर आप दोबारा वो रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें इसका यही खुलासा है कि आप जो कोर्स से या सीखते हो वहां से आप स्ट्रक्चर या जो फार्मूला है या जो भी टेंस है वो आपने ध्यान में रखना है और उसको फिर प्रैक्टिस से उसको बोलने में लाना है। तो बस यही इसका हल है कि प्रैक्टिस करें और आप ठीक है, इम्प्रूव कर लेंगे। मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो है ना, और ये वही वाली चीज है, लैंग्वेज बड़ा डीप इशू है। ये तो इतनी लंबी डिस्कशन है, इस सिर्फ इसी पे लोगों के चैनल्स हैं, इसी पे लोगों की पॉडकास्ट्स हैं और वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और ये वो ना। जैसे अभी रिसेंटली जो एरिया ने भी इंटरव्यू दिया था एक, कि मैंने लैंग्वेज कैसे सीखी और मेरे क्या हर्डल्स थे और मैं कैसे कर रही हूँ, तो वो तो सिर्फ 1-1.5 घंटे की डिस्कशन सिर्फ इस चीज पे अलग है। और ये वो वाली चीज है जो मैंने शुरू में बोली थी, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब जैसे ही आओ आप आके लैंग्वेज सीखो, ये मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था जैसे कैसर ने बोला ना, एंड वी वांट टू मूव ऑन, क्योंकि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कवर करने हैं जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लैंग्वेज एक सेपरेट चीज है जो बड़े लंबे देर के लिए चल सकती है ना, लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैसर इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए ड्यूरिंग स्टडी प्रोग्राम्स? हाँ, ये आपका क्वेश्चन था कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए जो TU फैब्रिक में इस फील्ड में, यानी कि जियोटेक सिविल माइनिंग फील्ड में है और वो फिर जॉब मार्केट में एंटर होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज स्किल है वो हो गई, ठीक है, आपको जर्मन आनी चाहिए। अगर बहुत अच्छी नहीं है तो फिर भी मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं कह सकते कि आप जॉब में, हाँ बेसिक स्पीकिंग आपकी होनी चाहिए कि आप अपना मैसेज कर सको। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक आपकी हो लैंग्वेज।
इसके अलावा आपकी कंप्यूटर स्किल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो आप मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ तो आपका यूज होता ही होता है। तो उस पे अगर आप अपना हाथ सीधा कर लें तो वो बहुत अच्छा है और वो बहुत काम आता है। इसके अलावा आपका जो खास करके जो हमारी फील्ड है, मेरी फील्ड है जो, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एक है उसमें ऑटोकैड है, जीजी क्या गे उस जीजीयू सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसमें काफी उसमें मॉड्यूल्स हैं, जीजीयू स्टेबिलिटी, पेवमेंट, वो काफी सारे हैं। तो वो अगर आप जियोटेक में आना चाहते हैं, जो लोग क्योंकि जो मतलब जो भी जॉब कर रहे हैं बाउग्राउंड गुटाख्तन ये वो इसमें, तो वो भी इस चीज को यूज करके वो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं जो जियोटेक होती है ना। तो उसमें जीजीयू सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को टाइम मिले तो वो ये सीखे। स्टडीज के दौरान नॉर्मली ये फ्री नहीं होता, सॉफ्टवेयर काफी महंगा होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक स्टूडेंट वर्जन वो होता है, उसमें आपको एक्टिवेशन मिल सकती है और आप उसके थ्रू थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत आप बेसिक सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑटोकैड है, GIS है, ArcGIS, अगर वो आपको आता है तो ये 2-3 जो सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपको ये आते हैं तो वो बहुत सारी जो कह लो कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते हैं। तो अगर आप ये स्किल्स आपके पास हैं तो आप आपके लिए कोई भी जॉब इस फील्ड में हासिल करना जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है, आप इजीली एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा क्या सर, जो मैंने एक चीज देखी है उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दो। मुझे लगता है कि जो जियोलॉजी वाली साइड पे बच्चे आते हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए। जो 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 ये वाली चीज, और ड्राइविंग लाइसेंस का प्रॉब्लम ये मैंने भी रिसेंटली किया है, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अपॉइंटमेंट जो स्कूल है वो एडमिशन इतनी देर बाद देता है, फिर उसके पास का रेट बड़ा कम है, फिर उसमें पैसे कमा के इतने सारे लगाने पड़ते हैं करने के लिए। तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है जो बड़ी परसिस्टेंस और उसमें वो चीज रिक्वायर्ड है ना। तो अगर आपका इसमें वाकई जर्मनी में रहने का मूड है और आगे चलने का मूड है, तो उसके लिए भी आपको टाइम से सोचना, टाइम और पैसे की इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, ताकि जब तक डिग्री खत्म हो आपके पास एक लाइसेंस हो और आपकी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस हो। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है फैसल भाई। जो हमारी फील्ड है जो सिविल की या जियोलॉजी की या माइनिंग की है, तो इसमें ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इवन कि आपकी डिग्री से भी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आप गिलैंडे आप मतलब आप फील्ड में जाते हो और आमतौर पे ये हर एक हाँ, तो आपकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है कह लो। तो अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि शुरू में आते ही इसके बारे में प्लान करें, इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वो देखते हैं कि ये तो बहुत महंगी चीज है, ये कर ली तो ये तो 2000 यूरो लग जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको बहुत काम आता है और टाइम बचाता है। अगर आप बाद में करोगे, जब आपकी डिग्री खत्म होने वाली हो या खत्म हो चुकी है, तो फिर कह लोगे +1 ईयर आप ऊपर लगा लो, आपको 1 साल ऊपर लगेगा, क्योंकि ये जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस करना है, टाइम भी बहुत लेता है और पैसे भी लेता है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही मशवरा है कि आते साल अगर आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गई, आपको पता है कि मैंने इस शहर में रहना है कोई 1-2 साल, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस टाइम पे शुरू कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो है ना वो मैं इसको समराइज करता हूँ। डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग लाइसेंस और लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान से आप डिग्री करके आए बैचलर्स वाली, उसकी बेस पे भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है अगर आप इस काबिल हैं कि आपको वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कैसर ने कुछ मेंशन किए हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास लैंग्वेज है। तो ये वो स्किल्स हैं जो चाहिए किसी बच्चे को, फ्रेश बच्चे को जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा है या करने वाला है, या वो नहीं करना चाहता, वो वैसी जॉब मार्केट में डायरेक्ट इन होना चाहता है ना। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कैसर, अगर एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो अपने यहाँ के टाइम को वो कौन से सब्जेक्ट चूज करे, वो कौन से लोगों में उठे बैठे, वो कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे, वो ओटे वाले वो जो होता है करियर जॉब में से उसमें जाए कि ना जाए, वो क्या करे ऐसा अपार्ट फ्रॉम डूइंग दीज जो वो रोजमर्रा में कर रहा है, जो वो क्लास में जाके एग्जाम दे रहा है, पढ़ रहा है, करना तो उसने है ही, वो उसमें क्या ऐसा कुछ कर सकता है कि उसका अगर पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो जॉब मार्केट में इजीली मूव कर सके बाद में। हाँ,
यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट कोई इस फील्ड में है और उसका एक्सपीरियंस नहीं है पहले और उसको पता भी नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि उसको अपने फील्ड के जो प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं वो बनाने चाहिए, उसको उन लोगों में उठना बैठना चाहिए जो इस फील्ड में या तो जॉब कर रहे हैं या उसके सीनियर्स हैं, ताकि उसको पता हो कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, क्या मैंने जियोटेक में जाना है, क्या मैंने जो है माइनिंग इंजीनियरिंग, क्या मैं डिजाइन में जाना है, तो उसको थोड़ी सी वो डायरेक्शन मिल सकती है। इसके अलावा जो इंटर्नशिप है वो बहुत जरूरी है, जो कि आप अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जो इंटर्नशिप मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी वगैरह से लेटर बनवा लो अपने प्रोफेसर से या फैकल्टी से कि ये बच्चा है यहाँ पे और ये इस फील्ड में जो है इंटर्नशिप करना चाहता है, तो वो लेटर के बेस पे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। या मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो कोशिश करे कि अपनी फैकल्टी में या अपनी जो भी उसका डिपार्टमेंट है उसमें वर्क स्टूडेंट की जॉब करे, किसी प्रोफेसर के साथ वो करे, हीवी बोलते हैं उसको शायद। वो उसमें ये होता है कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट होता है, और अगर आपके पास छुट्टियां हैं, आमतौर पे होता है कि अगस्त सितंबर में एग्जाम होते हैं और 1-2 महीना छुट्टियां होती हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें और उसमें कोई इंटर्नशिप, चाहे 3 वीक की 4 वीक की कोई इंटर्नशिप कर ले, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपनी जो भी फील्ड है उसके रिलेटेड सेमिनार वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप क्या उसको बोलते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, उस फील्ड के बारे में मजीद जाने, डिफरेंट कंपनीज को जान पहचान करे, उसको पता हो कि यार ये मेरी फील्ड की ये कंपनीज हैं, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए ताकि मैं कल को इसमें अप्लाई कर सकूं। तो ये बहुत जरूरी है। तो इंटर्नशिप हो गई, वर्क स्टूडेंट, हीवी जॉब्स हो गई। इसके अलावा अक्सर औकात में यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये कैरियर मैसे होते हैं, या यूनिवर्सिटी के बाहर भी आमतौर पे इंटरनेट पे आता रहता है, लिंक्डइन पे, तो उसमें पार्टिसिपेट करें, डिफरेंट लोगों से मिलें। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपको अपनी कंपनी के बारे में, हम क्या है, हम क्या करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं आप क्या पढ़ते हो, ये वो, तो आप मतलब दो तरफा जो है ना वो एक्सचेंज करते हो, फिर आपको थोड़ा बहुत पता चलता है, और ये आपको बहुत हेल्प करती हैं आपको इंटर्नशिप्स या जॉब्स करने के लिए। तो मेरी यही जो है ना एडवाइस है। कैसर ने बड़ी अच्छी बातें की यहाँ पे ना, तुमने काफी कनेक्टेड बातें की, मैं थोड़ा उनको सेपरेट कर लेता हूँ ना, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैसे, देखो बात ये है कि जब आप पढ़ रहे हो उसके दरमियान में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ सीखने की, सॉफ्टवेयर सीखने की, या किसी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हीवी में या इंटर्नशिप में या कुछ भी करने की, तो आप, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस तरफ जाएं, बेशक 4 पैसे कम मिल जाएं, बेशक थोड़ा दूर जाना पड़े, बेशक थोड़ी सी ख्वारी ज्यादा हो जाए, लेकिन वो फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम वो कर लेना। उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी चाहिए। और यहाँ पे ना एक लड़के ने बात की थी, वो बड़ी अच्छी थी। ये जो हमने सारी डिस्कशन की है ना, ये जो कैसर ने कहा है, ये भी करो या स्टूडेंट प्रैक्टिकंट करो या कुछ भी करो, दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज। और वो लड़के ने अच्छी बात की थी, उसने कहा अपॉर्चुनिटीज डू नॉट फ्लोट इन द एयर, दे आर अटैच्ड टू पीपल। द मोर यू आर अटैच्ड टू पीपल, द मोर अपॉर्चुनिटीज यू विल हैव। और यहाँ पे ना हम वो घूम के आ जाते हैं, कैसे निधरान में दफा टच किया नेटवर्क को, कि आप करियर मैसेज आते हो या लोगों से मिलते हो जो जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कंपनी क्या काम कर रही है, या इस तरह की बहुत सारी चीजें ना। तो एक तो करियर मैसेज है कैसा, हम उसमें जा सकते हैं, हम कंपनियों के बारे में पता कर सकते हैं। एक है कि सीनियर्स के साथ बैठो जो पहली जॉब कर रहे हैं, जिस तरह तुमने ये 2 बातें टच की ना। उसके अलावा तुमने लिंक्डइन को हल्का सा हाथ लगाया। हम इस तरफ नेटवर्किंग वाली साइड पे हम पहले आ जाते हैं कि अगर एक बच्चे ने अपने पढ़ाई के दरमियान जर्मनी आके वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो लाइसेंस कर रहा है, लेकिन ये दोनों लंबी चीजें हैं, वो साथ साथ अपना पढ़ रहा है, लेकिन वो रोज बैठ के सोशल मीडिया यूज कर रहा है ना, तो वो अपने इंटरेक्शंस को, डिजिटल प्रेजेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे उसको होना चाहिए, कि उसको जर्मनी की सारी बड़ी कंपनियों के बारे में पता हो, उनकी जॉब्स आती हैं उनके बारे में पता हो, वो पहले ही उनसे कनेक्टेड हो, ताकि जिस दिन उसको जॉब चाहिए उस दिन जाके वो रिक्वेस्ट ना सेंड कर रहा हो, वो 5 साल पहले से कनेक्टेड हो, उस दिन सिर्फ वो कहे कि मैं आप बड़े अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप ये चीजें पोस्ट करते हैं,
और मैं इससे बड़ा रिलेटेड हूँ, मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखे हुए हैं और अब मुझे आप इस मार्केट में इन होने देना। तो मुझे थोड़ा मोटा मोटा बताओ कि ये जो फील्ड है तुम्हारे वाली ना, इसके अंदर कौन कौन से डिजिटल नेटवर्किंग पॉसिबिलिटीज हैं कि फेसबुक को छोड़ के बंदा अगर उन पे मूव करे तो वो लॉन्ग रन में बंदे को बेनिफिट दे सकते हैं। हाँ, फैसल भाई ने बहुत अच्छी बात की। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, वो आपको पता नहीं होता, मतलब होती तो है हर जगह पे है। आप कहते हो कि जर्मनी बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन वो कैसे जॉब्स, वो थोड़ा ही है कि आपके घर आके बताएंगे अच्छा हमें ये बंदा चाहिए। तो आपको वो खुद थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी। एक तो लिंक्डइन है, जो कि बहुत कॉमन है। वहाँ पे आप अपनी फील्ड का ऐसे हैशटैग से भी वो लोगों से जान पहचान देखते हो कि ये बंदा जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो मैच कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो वो भी है। इंडीड है, इसके अलावा एक एक है सिंक, इसके अलावा तो ये कुछ जो है ना नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इस पे अगर आप प्रोफाइल बनाते हो, आप अपना डाटा डालते हो कि मैं ये हूँ, मेरी ये एजुकेशन है, मैं ये एक्सपीरियंस है, तो इसका फायदा ये भी होता है कि कुछ इन वेबसाइट्स पे कुछ रिक्रूटर्स होते हैं, तो वो आपको खुद से मैसेज करते हैं कि ये हमें आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी लगी, लिखा आ रहा है कि आपने ये भी किया है, आपका ये भी एक्सपीरियंस है, आप ये पढ़ रहे हो और होपफुली आप अगले कुछ महीनों में ग्रेजुएट होने वाले हो। तो वो फिर राब्ता करते हैं। ये मेरे पर्सनली मेरे साथ हुआ है और ये अच्छा है कि अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, एक्टिव प्रोफाइल है, और आपकी फिर ये है कि नेटवर्किंग बढ़ती है और आप डिफरेंट जो रिक्रूटर्स हैं या कंपनीज हैं उनकी रीच बढ़ती है आपकी प्रोफाइल पे। तो अगर जितनी ज्यादा प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी, अपडेटेड होगी, बहुत सारा आपने अपनी एजुकेशन भी डाली है, वर्क एक्सपीरियंस भी डाला है, आपके इंटरेस्ट भी, आपके स्किल्स भी, तो इन वेबसाइट से आपको फायदा हो सकता है। इसमें सिंक है, इंडीड है, लिंक्डइन है, स्टेपस्टोन है। तो ये कुछ मैंने वो सॉर्ट आउट किए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ कि मैंने इन जो नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं इनसे मुझे बहुत फायदा हुआ है और मुझे कभी भी जॉब ढूंढने में मसला नहीं हुआ, यानी कि आपको इजीली जॉब वगैरह मिल जाती है, आपको उस तरह की अपने फील्ड की कंपनी मिल जाती है वहां से, तो ये बहुत जरूरी है। मैं इसमें थोड़ा सा ना वो ये कैसर ने जो पॉइंट किया है ना प्लेटफॉर्म्स, ये सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, सबके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे। मेरा ख्याल है जो बच्चा एक फ्रेश मार्केट में इन हो रहा है उसको ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए, उसको इन सब प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। और फिर वही वाली चीज है कि हम अक्सर इनको तब देखना शुरू करते हैं, हम कहते हैं यार इंडीड पे या स्टेपस्टोन पे मुझे अभी क्या प्रोफाइल बनाने की जरूरत है ना, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं नौकरी लेनी होगी तब इस पे प्रोफाइल बनाऊंगा। या लिंक्डइन मुझे आज यूज करने की क्या जरूरत है, आज तो इंस्टाग्राम पे माहौल एंजॉय करो ना, फिर जिस दिन जॉब अप्लाई करनी होगी लिंक्डइन उस दिन खोलेंगे ना। मसला ये है कि जब आप उस दिन खोलते हो ना, तो जिस तरह कैसा ने कहा कि आपकी प्रोफाइल बड़ी होलसम होनी चाहिए, उस पर उससे रिलेटेड पोस्ट्स होनी चाहिए, आपने उन लोगों को फॉलो किया हो, उन कंपनियों के ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज का आपको पता हो, आपने अपने आप को अपडेटेड रखा हो, फिर वो बंदा रख नहीं सकता ना, एक दिन में कितना की इन्फॉर्मेशन आपके सामने से फ्लो कर जाएगी। तो वो अगर बंदे ने शुरू से प्रोफाइल बना के उस पर रखी हुई हो, उस पर डेटा आप कंटिन्यूअसली जो आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हो वो रोज के रोज आपने उस पर अपलोड भी की हो, उसके बारे में पोस्ट भी की हो, उस ग्रुप में जो आपसे और लोग मिल रहे थे उनके साथ भी आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया हो, जब आप कैरियर रोटे पे जा रहे हैं, अब अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो कैरियर रोटे पे जाके कंपनी को आप तो जॉब तो नहीं मांग रहे हैं ना, आप तो इंटर्नशिप मांग रहे हैं या वैसे ही उनसे कनेक्शन बनाने गए हैं, तो उनको भाई 4 प्लेटफॉर्म्स पे ऐड तो करो ना, वो जो बंदा सामने खड़ा है उसको तो ज्वाइन करो, उसको वो आपको भी फॉलो करे, आप उसको भी फॉलो करो, ताकि जिस दिन कल को उनके पास जॉब आएगी उनको आप याद होगे और आप उनको और आपके सामने भी होगा कि यार जर्मनी की ये 10-15 बड़ी कंपनी है और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अप्लाई करना एंड सो ऑन ना। प्लस अक्सर ऐसे होता है, मैंने ये देखा है कि अपॉर्चुनिटीज एकदम से आती हैं और एकदम से निकल जाती हैं आपके सामने, आप अगर वो कंटिन्यूअसली यूज करते हो तो एक दिन आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, यार मुझे तो कल इंटर्नशिप चाहिए, ये कंपनी आज इंटर्नीज हायर कर रही है और इनकी ये रिक्वायरमेंट है, ये तो मेरी बिल्कुल पूरी बैठती है, इस पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर वही मैं एक दिन पहले या एक दिन बाद उसको खोल के देखूं तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी। तो द थिंग इज के फेसबुक और लिंक्डइन इंस्टाग्राम को छोड़ के इन प्लेटफॉर्म्स पे बंदा शिफ्ट हो, इनको एज अ सोशल मीडिया यूज करना शुरू करे और हर इवेंट को, हर अपॉर्चुनिटी को, हर आदमी को, अपने जो क्लास फेलोज भी हैं इवन उनको भी, यार तुम जिंक पे हो तो मुझे ज्वाइन करो, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ एंड थिंग्स लाइक दिस, ताकि
आपकी वो प्रोफाइल बिल्ड हो और कॉन्टिन्यूसली आप उसके अंदर चीजें अपलोड करें। एक दिन बैठ के नहीं, दिन रात लगा के आपको उसके अंदर सारा डालना पड़ रहा हो, यार इसके अंदर एजुकेशन सारी की सारी आज ही डाल देनी है इसके अंदर। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर काफी सारे प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट चीजें होती हैं, आपको पता चलता है अच्छा यार यहाँ पे तो मुझे ये डालने की जरूरत है, और फिर चलो ये मैं पेपर इकट्ठा कर लेता हूँ, या मैं इसकी इन्फॉर्मेशन तसल्ली से बैठ के लिख लेता हूँ, फिर अच्छी करके डालूंगा ताकि आपकी कीवर्ड्स हो। चलो ये नेटवर्किंग वाली बात हमने कर ली, तो हम इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि नेटवर्किंग बंदे की हो गई, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी कैसा नजर आ रही है कि यार ये जो है ना मेरी, बल्कि इससे पहले एक स्टेप पे आ जाते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो बंदे को ढूंढने चाहिए फैकल्टी 3 से ग्रेजुएट करके जिसमें जॉब्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, स्पेसिफिकली इन प्लेटफॉर्म्स पे। जो हाँ तुम हैशटैग की बात कर रहे थे, तुम कंपनीज की बात कर रहे थे, मुझे पता है वहां पे ये नहीं लिखा होगा जियो टेक्निकल इंजीनियर रिक्वायर्ड या जियोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड, ये तो नहीं लिखा होगा वहां पे। क्या लिखा होता है जॉब उसमें डिस्क्रिप्शन? हाँ, यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अक्सर ये जो लोग हम ग्रेजुएट होते हैं, हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं जी, हम क्या है इंजीनियर, वो किस चीज़ के इंजीनियर, वो तो बहुत सारे मतलब इंजीनियर होते हैं। तो या सिर्फ सिंपल जी सिविल इंजीनियर, अब सिविल इंजीनियर की भी वो आगे होती है, वो स्ट्रक्चर वाला है, डिज़ाइन वाला है, किस वाला है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब जॉब हंट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो आप किन कीवर्ड से ढूंढो, मतलब आपने वो देखना होता है कि आप किन कीवर्ड से करो तो आपको जॉब्स सामने आती हैं इस तरह ना। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी जो फील्ड है जो जियोलॉजी की है, उससे आप सर्च कर सकते हैं बोर्डन, मतलब मैं जर्मन बताऊंगा, बोर्डन, गुटाख्तन, इसके अलावा कह सकते हैं बोर्डन मैकेनिक, इसके अलावा कौन से वर्ड हो सकते हैं, जियोलॉजी हो गया। जो अगर हम स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ऑलरेडी बड़ा स्पेसिफिक वो फील्ड है, लेकिन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में भी बोर्डन और ये चीजें और गुटाख्तर और ये वाली चीजें आती हैं, या उसके कोई और भी स्पेशल कीवर्ड्स हैं, कोई और एक्स्ट्रा फील्ड्स भी हैं जिसमें वो बच्चे जा सकते हैं बहुत इजीली? अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हम आपको मतलब ये जो लोग हैं इनको शायद ना पता हो, जर्मनी में, पाकिस्तान में और जर्मनी में जो मैं थोड़ा सा डिफरेंट मुझे जो नजर आता है, पाकिस्तान में ऐसे होता है कि कोई एक जॉब आई है तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग। अब वो जो जिसने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की है, या जिसने माइनिंग इंजीनियरिंग किया है या जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, वो उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकता। लेकिन ये जर्मनी में ऐसे नहीं होता। जर्मनी में ऐसे होता है कि कोई एक जॉब है तो उसमें लिखा होता है कि बीएससी या ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग / इन्वायरमेंटल या हाँ, कि बैचलर्स इन रेलेवेंट फील्ड, उन्होंने नाम लिखते वो कि हमने करना ही नहीं बिल्कुल इसको फिल्टर। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये चीज बहुत अच्छी होती है, और ये इस चीज को हम जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, उसको जो भी जॉब है उसको अपनी फील्ड से किसी तरीके लिंक कर सकते हैं। वो लिंक कैसे कर सकते हैं, आप एग्जांपल देता हूँ कि वो जॉब आई है जी बायो इंजीनियर, ठीक है, बायो इंजीनियर की जॉब है, ठीक है, लेकिन आपने तो बोलोगे मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग कोई नहीं की हुई, तो वो फिर लिखते हो अपने जो भी आप इम्बेराइश मतलब लिखते हो बायो इंजीनियर इम्बेराइश, फिर अपना वो लिखते हो ग्रुंडवासा, ठीक है, या जियोटेक्निक। तो आपके इस चीज को लिखने से आप उस जॉब को अप्लाई करने के काबिल बन जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर बाकी चीज आती है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आपका कवर लेटर होता है या सीवी होता है, उसमें आप जो आपके कीवर्ड्स जो जॉब में रिक्वायरमेंट्स हैं उसको किसी तरीके लिंक करना है आपने अपनी सीवी और कवर लेटर में। जब आपने ये कर लिया तो आपकी कह लो कि आपके जो इंटरव्यू के चांसेस है वो बहुत 50-60% बढ़ गए हैं। तो ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस आपने सीवी बना ली, लिख लिया ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट किया है और एक कॉमन सा कवर लेटर बना लिया और वो अप्लाई कर दिया है, तो वो उसका नुकसान ये होता है कि आपको वो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते। तो आपने ये थोड़ा आपने क्लेवर बनना है और
कोशिश करनी है कि जो आप जिस जॉब के लिए, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने अपनी जो कवर लेटर और सीवी है उसको किसी तरीके एडजस्ट करना है। ये नहीं कि एक बना लिया और वो ही हर जगह भेजे जा रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। तो वो कैसे करना है, वो जो भी आपकी वो जॉब में लिखा हुआ कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपने अपनी सीवी में जो भी जॉब आपका एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप है, तो वो उसको किसी तरीके उसके साथ लिंक करना है कि ये हाँ वो फलां ये चीज जो है ना डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने पिछली जॉब में मैंने ये की हुई है, ठीक है। बोर्ड नंचप्रा है, वो बोलोगे कि मैंने जो पिछली जॉब है उसमें मैंने ये चीज की है, तो किसी तरीके वो लिंक हो जाता है, तो उसका आपकी जो एप्लीकेशन है उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो बहुत जो है ना यूजफुल है। तो ये यही है। हाँ, यहाँ पे मैं इस पे मैं भी थोड़ी देर तक दोबारा आऊंगा सीवी और कवर लेटर पे ना, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एक जॉब मिल जाती है और आपको लगता है कि यार ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है मैं इसको अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकता हूँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक, फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो ना, तो सीवी और कवर लेटर पे हम जाते हैं। हम थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि ऐसे तुम फील्ड में हो, तुमने बहुत सारी जॉब्स की इस वक्त ना, तुम जर्मनी की मार्केट को तुम जनरली हमसे बेहतर तुम्हें पता है ना उसका, तो हमें कुछ बता सकते हो कि ऐसे फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं या कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं? जिस तरह अगर मैं मटेरियल साइंस की बात करूं तो मैं कहता हूं यार जिसको प्रोग्रामिंग आती है ना उसका मैकेनिकल से कुछ लेना देना नहीं है, उसका मैकेनिक से या मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है, प्रोग्रामिंग एक अलग से वो सॉफ्टवेयर या टूल है। लेकिन मुझे नजर आता है कि मटेरियल साइंटिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर्स फ्यूचर में डेटा साइंस की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर उनको ये आता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से फ्यूचर ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं मटेरियल्स की या मैकेनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है या रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका बड़ा बूम आ रहा है और उसकी वजह से एक मार्केट बड़ी शिफ्ट कर रही है। तो एक पहले हम स्टील को ज्यादा देखते थे, अब दूसरे मटेरियल्स को, लिथियम शिथियम को देखना बड़ा जरूरी है, या इस तरह की चीजें है ना, कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका तो पता ही हो, लेकिन साथ इन मटेरियल्स का पता हो जिनका पढ़ाया नहीं ज्यादा जाता क्योंकि पुरानी बुक्स में वो है नहीं, लेकिन फ्यूचर में बूम इन चीजों का आ रहा है ना, मशीन लर्निंग का आ रहा है, डेटा साइंस का आ रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी का और एनर्जी स्टोरेज का और इस तरह की चीजों का आ रहा है। तो जियोलॉजी में ऐसे कौन से फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जो फंडामेंटल जो बुक्स हैं जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं उनमें तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जर्मनी की मार्केट उस तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर बच्चे को उनका पता हो या उनके बारे में नो हाउ हो या उनके बारे में कोई स्किल या उसने अडॉप्ट किया हो, तो फिर वो एक ऐसे नए कीवर्ड्स, नए एरियाज उसके लिए खुल सकते हैं मार्केट में जो वैसे हम नॉर्मली सर्च नहीं करते। उसके बारे में तुम्हारा है कुछ एक्सपीरियंस या कोई आइडिया कि मार्केट क्या कर रही है, किस तरफ शिफ्ट हो रही है? जो बेसिकली जो हमारी फील्ड है, फैकल्टी है, ये सिविल वाली है ना, तो इसमें